अनुमा जी, बहुत ही सीरियस सवाल है और जाते जैसा आपने पहले जिक्र किया कि जितनी भी प्रधानमंत्री की जब विदेशी यात्राएं होती हैं उसमें ये बात नहीं की जाती है कि उस विदेशी यात्रा से आखिर भारत को फायदा क्या हुआ, किन टॉपिक्स पे वहां बात की गई, कौन से एमयू जो है वो साइन किए गए, क्या कुछ वहां पर हुआ, बल्कि ये एक सिर्फ पीआर एक्सरसाइज बनकर रह जाती है। वहां पर कितने लोगों ने मोदी 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 किया, कितने लोग सड़कों पर नजर आए, कितने ऑडिटोरियम में थे, कितनों को उन्होंने वेव किया था, जो है वो वहां पर पहुंचा होता है पहले से, और इसको सिर्फ और सिर्फ मोदी पीआर एक्सरसाइज तक ही सीमित इसको कर दिया जाता है। अब ब्रिक्स समिट में गए हुए प्रधानमंत्री जब लौट कर आएंगे तो आप देखिएगा कि उसके बाद भी हमें कुछ नहीं सुनने के लिए मिलेगा। चाहे G20 जिसको इस बार भारत होस्ट कर रहा है, अभी 9 और 10 सितंबर को, तब भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग जो है भारत आएंगे, तब भी हमें बहुत कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि चीन के मसले पर कोई बात होगी। और क्या ब्रिक्स समिट में आंखों में आंखें डालकर क्या वाकई में प्रधानमंत्री पूछ पाएंगे वो सवाल, उसकी भी उम्मीद जो है वो ना के बराबर ही नजर आ रही है। सवाल ये है कि आखिर कब तक जो हमारे जवान हैं वो इसी तरह से बॉर्डर पर खड़े होकर शहादत देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। इतने एक्सट्रीम वेदर में वो वहां पर खड़े होते हैं, उनको वो सुविधाएं भी नहीं दी जाती जो आपने जिसका जिक्र किया, जिसके वो हकदार हैं। तो ये मसला सिर्फ सियासत तक सिमट कर रह गया है। जो हमारे रिटायर्ड जर्नल्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो आखिर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करते? एक बात थोड़ी सी उम्मीद जगाती है कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं आजकल, उन्होंने सामने आकर आवाज उठाना शुरू किया है। अभी 15 अगस्त के एक प्रोग्राम में मैं गई थी तो डायरेक्टली तो प्रधानमंत्री जी को और बाकी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने निशाने पर नहीं लिया, लेकिन यूनिटी की बात की और ये कहा कि ये सभी की जिम्मेदारी है और हमारी सेनाओं में जिस तरह से यूनिटी रहती है तो इसकी बात करना शुरू किया। थोड़ी सी बात 1962 की हुई थी, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि उस समय हमारी एकमात्र रेडियो लिंक थी जिसकी रेंज मुश्किल से 16 किलोमीटर थी और दिन में केवल एक ही जहाज की सॉर्टी हो पा रही थी। और पूर्वी मोर्चे की बात करें तो जंगलों से भरे इलाकों में तितर बितर होकर जो अभियान इन्फेंट्री चला रही थी, हम उसकी मदद नहीं कर सकते थे। तो सामरिक रूप से हमारा जो सेना का स्ट्रक्चर था, हमारे जो जहाज थे वो उतने सारे नहीं थे और उतनी हमारे पास शक्ति नहीं थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो आने वाले 60 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने, बाकी सरकारों ने मिलके 3000 जहाज खरीद कर और हमारी वायुसेना को विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया था। उसमें अभी नरेंद्र मोदी जी ने यूपीए की सरकार के समय में ही टेंडर किए गए राफेल का केवल ऑर्डर दिया और 36 जहाज जोड़े और लोगों को बहुत दिनों तक भ्रम में रखा। आज भी युवा पीढ़ी ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने सेनाओं को मजबूत कर दिया, जबकि इससे ज्यादा काला झूठ, सफेद झूठ जो कहना चाहें वो हो ही नहीं सकता। आज ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं। सच तो यह है कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि क्या हमारे इस आत्मनिर्भर होने से कुछ हमारी सेनाओं में कुछ आके किसी इन्वेंट्री को बढ़ाया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वही पुराना जो पहले चल रहा था वही मिलेगा। कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को हमने कुछ राइफल्स वगैरह देना शुरू किया है, वो भी बहुत बड़ा ऐसा कोई अचीवमेंट जैसी बात है ही नहीं, क्योंकि एक ऑर्डर के बाद, छोटी क्वांटिटी के एक ऑर्डर के बाद रिपीट ऑर्डर आया नहीं है। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने न केवल सेना के लोगों को एक तरह से पंगु बनाया, उधर हमने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात की। एक ऐसा सैनिक है वो, मतलब एक ऐसे सीनियर है, मेरे से 1 साल सीनियर शायद उनकी सर्विस है। जब मैं 2003 में उनका फोटो देखती थी तो जहां से भी वो फोटो, क्योंकि वो ओलंपिक्स का जो सिल्वर मेडल था उसको हाथ में रखे हुए उनका फोटो था, तो उसको मैं सैल्यूट करती थी। और आज मैं देख रही हूँ इस बुरे हालात में वो व्यक्ति का इतना नैतिक पतन हो चुका है कि जो वो भाषा बोलते हैं, मुझे लगता है जैसे कोई बजरंग दल के जो लोग गुंडाई करते हैं वो वैसी भाषा बोलते हैं, ऐसी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की भाषा हो गई है। ये भी बहुत दुखद है। और एक हमारे चाइना एक्सपर्ट हैं, एक ऑफिसर हैं, वो काफी सारे वीडियोस बनाते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट है और ऑपरेशनल कंट्रोल, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट वो लोग करते हैं जैसे इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स,
और जो आर्मी होती है वो ऑपरेशनल कंट्रोल करती है। दिक्कत यह है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इंटेलिजेंस फेलियर बहुत हुआ है। आज जहां पे आईटीबीपी रहती थी वहां हमारी सेना है, किसी का भी रोल बहुत डिफाइंड नहीं है। दिक्कत इनके साथ ये है कि ये लोग इवेंट मैनेजर्स ज्यादा हैं, सस्टेनेबल कोई काम होता नहीं है, और आप देखेंगे एडहॉक में कोई एक काम कर दिया जाता है, उसके बाद वो उसके अलावा दूसरा काम शुरू कर देते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आलम रहा है। बहरहाल कुछ अधिकारी जरूर हैं, जैसे मैंने बताया कि वो मूंछों वाले बहुत वोकल जनरल साहब आजकल वो उस तरह से बोलते हुए हमें नहीं दिखते, और वो थोड़े सभ्य हो गए हैं और उनके भी समझ में आ गया है। और एक दो और ऐसे मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं जिनको मैंने देखा है कि जो मणिपुर पर आके उन्होंने बात की। एक मणिपुर के ही थे, उन्होंने जब पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की कि आप मणिपुर में शांति क्यों नहीं बहाल कर सकते, तो उनकी ट्रोलिंग भी हुई, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी भी हुई कि उनकी आंखें खुली। ऐसे ही एक दूसरे जनरल साहब जो बहुत मुखर होकर बात करते थे यूपीए की सरकार के अगेंस्ट में, उन्होंने भी मणिपुर पर मुझे तो उन्होंने अपना कायल कर दिया जिस तरह से उन्होंने बात की। तो कुल मिला के आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लोगों के समझ में आने लगा है कि ये छद्म राष्ट्रवाद उनके किसी काम का नहीं है। इस छद्म राष्ट्रवाद से सेना अंदर से फैब्रिक उसका कमजोर हो रहा है, और ऊपर से ये अग्निपथ स्कीम। तो जहां एक तरफ चीन हमारे तरफ इतना आगे बढ़ आया है, और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि तब 2013 में चुशूल में भी आया था, 21 दिन का स्टैंड ऑफ था, लेकिन उसके बाद हमने ऐसी नेगोशिएशन की पोजीशन ली थी कि चीन को वापस जाना पड़ा था। तो उम्मीद करते हैं कि देश की जनता को बातें समझ में आएगी, देर से समझ में आए, लेकिन इस तरह से हम अपनी जो सरहदें हैं उनसे समझौता नहीं करेंगे, और समझौता करने के बाद भी ये प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे कि हमने वो जमीन जो है, क्योंकि नेहरू जी ने जब 1962 का युद्ध हम हारे थे तो नेहरू जी को कुछ दिखाने छिपाने को नहीं था, उनके चेहरे पर वो अवसाद दिखता था, और शायद लोग कहते हैं कि उसी के कारण उनकी जो मृत्यु है वो थोड़ी जल्दी हुई। तो जो शर्म लिहाज लोकाचार पहले था, उम्मीद करती हूँ कि ये सब लौटेगा, और हम नरेंद्र मोदी जी के जो असफलताएं हैं उन पर बातचीत करेंगे, और उसकी शुरुआत जो आने वाले छोटे छोटे राज्यों के चुनाव हैं उनसे होगी। छोटी शुरुआत होगी, राज्य तो बड़े हैं, छोटी छोटी शुरुआत होगी जी। और हम सबके सामने आएगा जो अभी भारत का भविष्य होने वाला है। बिल्कुल। तो आप जो उम्मीद कर रही हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर हम वो तम सब, जैसे उर्दू में बोलते हैं, नदामत हम देखेंगे जो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेहरे पर देखी थी, वो शायद हम कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर बैठे हैं, क्योंकि उनके चेहरे तो सिर्फ अहंकार नजर आता है, उनके चेहरे पर तो सिर्फ सत्ता का अहंकार है, और उनको ये भ्रम भी हो चला है कि वो अजय हैं, कि उनको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए 2024 के बाद 2047 और अब तो 1000 करने लगे हैं वो। जी अनुमा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लोग एहसास कमतरी को इस तरह के फर्जी आत्मविश्वास से छुपाने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री के अंदर जो एहसास कमतरी है, जो कुंठा है, जो हीन भावना है, उसके कारण वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं। लेकिन देखिए, हम जैसे हमारे इसमें कहा जाता है कि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का इतना झूठ शायद उनका अपना मस्तिष्क भी नहीं झेल पा रहा है, तो उनको हम आवाज को लड़खड़ाते देखते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो और उनका इन बातों पर मजाक उड़े, लेकिन दिक्कत यह है कि इतनी ज्यादा एहसास कमतरी भी कोई आदमी उसको उसके साथ सस्टेन नहीं कर सकता। और फिर नरेंद्र मोदी जी भी तो एक इंसान ही है।